हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया कर रहे होंगे। यूपी टेट की परीक्षा आपकी जल्द होगी और इसकी डेट भी क्लियर हो चुकी है। तो आज क्वेश्चंस देखेंगे ईवीएस पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। 30 में से 30 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और वीडियो को बिल्कुल स्किप्ट नहीं करेंगे, पूरा वॉच करेंगे। अगर आपको 30 में से 30 नंबर पूरे चाहिए तो वीडियो एक एक क्वेश्चंस को एकदम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। कहीं से भी अगर आपका क्वेश्चंस आता है पर्यावरण से तो आप इस वीडियो के बाद कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको यहाँ पर इस चैनल पर यूपी टेट से रिलेटेड आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या है। देखिए पहला प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो 206 हड्डियां होती है। इसके साथ में एक याद रखिएगा कि शिशु में कितनी होती हैं, तो 300 हड्डियां होती हैं। इसके साथ में चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 14 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं और एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 27 हड्डी होती है। इसके साथ में आप याद रखेंगे कि जो शरीर में, बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है। ये कहाँ पर होती है, तो जांग में हड्डी होती है और ये शरीर की मजबूत भी हड्डी होती है और बड़ी भी हड्डी होती है। इसके साथ में सबसे छोटी हड्डी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कौन सी होती है, तो स्टेपीज होती है। कहाँ की हड्डी होती है, तो कान की हड्डी जो होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है और इसको कहते हैं स्टेपीज। ठीक है, ये भी याद रखना। और अगर पूछा जाए कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और हड्डियां हमारी किससे बनी होती हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, तो इसको भी याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो ये भी याद रखेंगे आप कि मैंडिबल जो होती है ये चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी होती है और ये कहाँ पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है। चेहरे की मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, जबड़े में पाई जाती। अगर पूछा जाए कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो वो फीमर है और ये बड़ी भी हड्डी होती है और ये हड्डी होती है जांग की हड्डी। तो ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 206। एक वयस्क में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। जैसे कि एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु में कितनी होती हैं, तो 300 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है, याद रखिएगा। और इसके साथ कुछ और मुख्यालय जो हैं वो याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए यूएन का मुख्यालय कहाँ है, यूएन को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। उसके साथ में आप याद रखेंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो WHO का मुख्यालय, स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कि जनेवा में इसका मुख्यालय है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिएंगे, क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे हैंग में है इसका। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके एग्जाम में आता है, तो ये क्वेश्चंस आप हमेशा याद रखिएगा। WHO का अगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे जनेवा में है। उसके बाद UN का कहाँ पर है, तो UN का आपका है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और उसके साथ में आप अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हैंग में है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आया है यूपी टेट में, कई बार क्वेश्चंस आया, तो इम्पोर्टेंट है। इसका राइट ऑप्शन आपका C नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ग्रीन पीस का स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था जिसकी स्थापना 1971 में हुई। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। और ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे नीदरलैंड में स्थित है। और नीदरलैंड की कौन सी जगह में है, तो एम्स्टर्डम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एलपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। एलपीजी क्या है, देखिए जो एलपीजी क्या होती है, जो घरेलू गैस होती है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसमें हम लोग सिलेंडर में यूज करते, घर में यूज की जाती खाना बनाने में, उसको एलपीजी गैस कहते हैं। तो ये गैस कौन सी, इसके बारे में यहाँ पूछा गया, कौन सा सत्य
है वो नहीं है। देखिए ये एक अच्छा सस्ता ईंधन है बिल्कुल। इसके साथ में ये उच्च ऊष्मीय मान वाला है बिल्कुल। ये एक नीले ज्वलन से जलने वाला है, बल्कि ये क्या है, मीथेन का उत्सर्जन नहीं है। देखिए जो एलपीजी गैस है ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि जो एलपीजी गैस है ये किसका मिश्रण होता है, ये भी याद रखना। तो याद रखिएगा ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगर वहीं पूछा जाए कि आपसे कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, याद रखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक मीथेन का उत्सर्जन नहीं है और ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो ये बात याद रखिएगा। देखिए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि एलपीजी जो है पेट्रोलियम गैस एक प्राकृतिक गैस है। ये मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन और हाइड्रोकार्बोनेट का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बोनेट जैसे कि द्रवित भूत पर सिलेंडर में भरकर घरों पर रसोई घरों को रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो हम लोग घरों में खाना बनाते हैं सिलेंडर होता है, उसमें ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का भी मिश्रण होता है, इससे हम लोग सिलेंडर का उपयोग करके घर में भोजन बनाने का कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनने वाली जो प्रक्रिया में किस सूक्ष्म का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। देखिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही में परिवर्तन करता है। देखिए याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होता है ये आपके दूध से दही को परिवर्तन करता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन जो हैं वो पाए जाते। एक बात और याद रखना कि जो प्रक्रिया होती है दूध से दही बनने की, ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे कीवन कहते हैं, ठीक है, कीवन विधि भी कहते हैं, और ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है दूध से दही बनना। तो इस बात को भी याद रखना, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रासायनिक प्रक्रिया होती है दूध से दही बनना या कीवन विधि होती है। तो अगर आपको कीवन मिल जाता है मार सकते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, सबसे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो ये वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, और सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। कम वन है जो हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में सबसे कम वन और सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। अगर वहीं बात करें कि भारत में वन अभी फिलहाल में कितने हैं, तो याद रखिएगा 21% में, लमसम 21% में है, ठीक है। उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट याद रखें कि वन संरक्षण जो अधिनियम है वो कब आया था, वन संरक्षण अधिनियम एक्ट जो था वो कब आया था, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम एक्ट को लाया गया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम एक्ट 1980 में आया और लगभग 21% पे अभी फिलहाल में भारत में क्या है, वन है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और कहाँ पर कम है, तो हरियाणा में जो है वो आपके सबसे कम वन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, ठीक है, अपनाया कब गया था, पहले तो ये याद रखिए कि अपनाया इसको कब गया था, तो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये डेट। अपनाया और लागू में दोनों में अंतर है, लागू कब हुआ था और अपनाया, ये भी क्वेश्चन आया है कई का, संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। और इसके जो प्रारूप किसने तैयार किया था, तो ये याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसका प्रारूप था जो वो तैयार किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन। तो ये भी याद रखना कि कभी कभी प्रारूप से भी पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था इसका प्रारूप। इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बता देते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पहले कौन कौन क्या बने थे, तो देखिए पहले जो बने थे प्रधानमंत्री कौन बने थे, वो नेहरू बने थे, ठीक है। उसके साथ में शिक्षा मंत्री कौन बने थे उस समय, तो अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। और उसके साथ में बता दें कानून मंत्री कौन बने थे, तो BR अम्बेडकर साहब ये कानून मंत्री बने थे। और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन बने थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री
बने थे। तो ये भी याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट। जब भारत 1950 में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। देखिए उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को गठन इसका हुआ था, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं उत्तर प्रदेश के आपके बता देती हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी आपसे पूछा जाए तो सारस होता है, ठीक है। इसके साथ अगर पूछा जाए कि वृक्ष कौन सा होता है तो अशोक का वृक्ष होता है। और इसके साथ में पशु कौन सा होता है तो 12 सींग वाला, ठीक। इस पशु होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। खेल कौन सा है तो हॉकी जो है वो खेल है। और इसके साथ में आपका जो पुष्प कौन सा है तो पलाश का जो पुष्प है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, पलाश का पुष्प। तो ये भी याद रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए। देखिए ग्रहण कर देता है निम्नलिखित में से कौन सी उपरयुक्त शिक्षण विधि है। तो याद रखिएगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं कि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना आखिरकार है क्या। देखिए विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना एक शिक्षण विधि है कि सबसे उपयुक्त विधि है। और इस विधि में छात्र परस्पर, ठीक है, विचारों को क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं। इस विधि शिक्षण की कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन संबंधित स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इनका प्रयोग छात्र द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था, ठीक है। चलिए देखिए सब अगला प्रश्न है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य नीति क्या होती है। विश्वास, छात्रों पर विश्वास। अगर छात्र पर विश्वास नहीं होंगे तो कैसे शिक्षक हैं वो पढ़ा सकते। अगर विश्वास होगा, देखिए मेरा विश्वास आप लोगों से, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो क्या आप मेरी वीडियो को देखेंगे या पढ़ना पसंद करेंगे। इसी तरीके से एक शिक्षक के लिए सबसे बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास को जीतना। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। जिसमें से देखिए कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के जीवन के वास्तविक क्या होते हैं, कुमार होते, जो न सिर्फ उनके जीवन का आकार देते बल्कि छात्रों को एक विश्वास जगाते हैं कि वह छात्र के शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया का रंगमंच पर अवतरित हो। क्योंकि एक शिक्षक ही है या एक रंगमंच के लिए तैयार करता है या उसके भविष्य के लिए उसको तैयार करता है और अपने आप को काबिल बना सकता है। अतः शिक्षण की सबसे बहुमूल्य छात्र का क्या होता है, एक विश्वास को जीतना होता है। चलिए देखिए वीडियो यहाँ से बिल्कुल समाप्त होता है। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर किया करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आप देखना पसंद कर रहे हैं तो कमेंट करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख सकें, चैनल सब्सक्राइब कर सकें और ऐसी वीडियो के लिए सभी लोग जुड़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।